हाय फ्रेंड, वेलकम टू द एनबीएस एकेडमी। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम लोग इस थर्ड लेक्चर में 3 ही टॉपिक पढ़ूंगा, ठीक साथ साथ। इसमें 3 टॉपिक में क्या है, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने का सिखाऊंगा आइडिया। फिर उसके बाद सेकंड में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे हुक्स लॉ का। एंड थर्ड टॉपिक जो है वो मेरा होगा क्या, प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस को समझना। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना। ये मैंने एक एक्स और वाई एक्सिस पे मैंने एक प्लॉट कर दिया हूँ कर्व ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, क्या हो गया है, उल्टा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने प्लॉट कर दिया है। ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रॉ करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक आइडिया समझते हैं। बेसिक क्या क्या समझना है भाई, कभी भी हम जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करेंगे उसी का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर पाएंगे। अगर हमको किसी भी बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा उस बॉडी के बारे में, वो बॉडी कैसा है, किस तरह का वो नेचर शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बॉडी का नेचर। देखिए, बॉडी 2 तरह का होता है, एक होता है रिजिड बॉडी, एक होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है भाई, रिजिड बॉडी अगर ऐसा बॉडी जिसको आप कितना भी जोड़ लगा दो भाई, वो तो भाई अब एकदम कुछ डिफॉर्मेशन ही नहीं शो करेगा, कोई शेप एंड साइज में शो नहीं करेगा भाई, मरते मरते मर जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन वो डिफॉर्मेशन कोई शो नहीं करेगा। उस तरह के बॉडी को क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। कुछ ऐसा बॉडी होता है जिसमें आप लोड लगाइए, कुछ देर तक सहेगा, फिर उसके बाद रोने लगेगा, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, लो मैं चेंज हो गया। ठीक है, ये तो बात सही है कि भाई कोई वो होता है जो लोग चेंज हो जाता है समय के अनुसार। कोई होता है भाई ना, भाई तू जितना मर्जी जोड़ लगा ले, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन भाई चेंज नहीं होऊंगा। वो क्या बोलता है, वो रिजिड बॉडी है भाई। लेकिन जो चेंज हो जाएगा उसको हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी बोलेंगे। ठीक है भाई, तो 2 तरह का बॉडी आ गया, एक रिजिड बॉडी और दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी। अब आते हैं, समझते हैं रिजिड बॉडी का डिफिनेशन क्या होगा भाई। ए बॉडी इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी इफ देयर इज नो एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इफ लोड इज अप्लाइड। कहने का मतलब इतना बड़ा इंग्लिश का, कहने का मतलब है कि एक बॉडी मेरे पास ये है, इस पे मैंने लोड लगाना स्टार्ट किया, लोड का नेचर कैसा भी उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉडी पे लोड लगना चाहिए, लग गया भाई, ठीक है। लोड लगाते जाओ, किसी एक पॉइंट पे बैठ जाओ, पॉइंट पे बैठने के बाद देखो क्या लोड लगाने से तुम्हारा पोजीशन चेंज हुआ तो भाई वो रिजिड नहीं है, वो चेंज हो गया है, वो रिजिड नहीं है। अगर चेंज नहीं होता है तो भाई वो क्या है, रिजिड है। ठीक है, तो ये मतलब डिफिनेशन हुआ। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या बोलता है भाई, ए बॉडी इज सेड टू बी अ डिफॉर्मेबल बॉडी इफ इट शो द सम रिलेटिव मोशन इफ लोड इज अप्लाइड। अगर वो कोई भी रिलेटिव मोशन शो कर देता है, अगर आप लोड लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है भाई, अब चेंज होने वाला का भी नेचर में अलग अलग आदमी होता है, मतलब डिफॉर्मेबल बॉडी भी अलग अलग तरीका का होता है। क्या है भाई, तो कितना लोग ऐसा होता है कि जैसे में उसको लोड लगाओ, घींचोगे वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही देखेगा कि भाई घींचने वाला भाग गया, फिर वो उसी हरकत में आ जाएगा, उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो उस तरह को क्या बोलेंगे, कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो किया, बदला लेकिन कैसा, इलास्टिक। जब तक घिंच रहा था तब तक उसके अनुसार वो घिंचा गया, जैसे घिंचने वाला भागा फिर उसी पोजीशन में आ गया, वो क्या हो गया, इलास्टिक। कितना ऐसा होता है भाई, अगर कोई घींच दिया वो उसी तरह से बिखर गया, मतलब जितना डिफॉर्म किया उतना डिफॉर्म होकर रह गया। अब भाई वो अपना वापस में नहीं आ सकता, अपने पोजीशन में नहीं आएगा, घींच दिया गया। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक। कितना ऐसा होता है कि भाई घींचा तो कुछ फैला, फैलने के बाद फिर कोशिश करके थोड़ा अपना पूरा नहीं आ पाया इनिशियल पोजीशन में, लेकिन थोड़ा आ गया, तो वो क्या बोलेंगे भाई, वो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक दोनों नेचर शो किया। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, डिफॉर्मेबल बॉडी जो होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी जो होता है वो 3 तरह का नेचर शो कर सकता है। क्या क्या भाई, इलास्टिक शो कर सकता है, ठीक है, या तो केवल प्लास्टिक शो कर सकता है, ठीक है, या तो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक दोनों शो कर सकता है। ठीक है, समझ गए बात को। अब इसका एग्जांपल भाई बताओ भाई, कौन ऐसा है जो इस तरह का शो करता है। सबसे पहले आते हैं इलास्टिक के बारे में। इलास्टिक के लिए अगर आप कभी एल्युमिनियम को लीजिए और हल्का सा यूटीएम पे उसको घींचिए, घींचने के बाद छोड़ दीजिए, वो जैसे ही फैलेगा फिर अपना पोजीशन वापस ले लेगा। ठीक है, तो उस समय वो क्या डिफॉर्मेशन शो किया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है,
अब प्लास्टिक ले लीजिए, कोई पॉलीथीन लेकर उसको घींचिएगा तो क्या हो गया, जितना आप घींचेगा उस पोजीशन में जाने के बाद फिर अपना वो इनिशियल पोजीशन वो रिगेन नहीं करेगा, तो वो किस तरह का डिफॉर्मेशन शो किया, प्लास्टिक। अब उसके अलावा मैं आपको आता हूँ इलास्टिक प्लस प्लास्टिक दोनों देखना है। अल्युमिनियम को थोड़ा सा और जोर लगा कर घींचिए, घींचने के बाद सबसे पहले वो इलास्टिक होगा और घींचते जाइएगा तो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक दोनों नेचर वो शो कर देगा। इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे जब बनाएंगे तब। अब आते हैं डिफिनेशन समझ लेते हैं इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी का। इलास्टिक बॉडी वो बॉडी को इलास्टिक बॉडी बोलते हैं जब वो डिफॉर्म होने के बाद अपना इनिशियल पोजीशन दोबारा रिगेन कर दे, अगर लोड हटा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। कहने का मतलब इंग्लिश में बोल लेते हैं इसको, ए बॉडी इज सेड टू बी द इलास्टिक बॉडी इफ इट्स रिगेन इट्स इनिशियल पोजीशन इफ लोड इज रिमूव। अगर लोड हटा देते हैं तो वो अपने वापस अपना पहला पोजीशन में आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक। अगर मैं लोड हटा दूं अपना इनिशियल पोजीशन में नहीं आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक। ठीक है, समझ गए बात। तो बॉडी का भाई दो नेचर होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्लस प्लास्टिक। बॉडी का दो नेचर होता है, रिजिड और डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल के अंदर तीन चीज आता है, लेकिन स्टेट ऑफ मटेरियल में केवल हम डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और रिजिड बॉडी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, क्या रखना है भाई, वो क्या ऐसा होता है कि कोई अभी बॉडी ऐसा है जो कि हमेशा रिजिड हो, उसमें कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी डिफॉर्मेशन ना आए अगर मैं लोड अप्लाई करते जाऊँ? नहीं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। क्या होता है, हल्का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि हल्का वो क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ, लेकिन आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम उस टाइप के बॉडी को क्या बोलेंगे कि वो रेजिस्टेंस बॉडी है। रिजिड बॉडी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम उसका नाम देते हैं रेजिस्टेंस बॉडी, जो कि डिफॉर्मेशन ना शो करता होगा काफ़ी लोड लगाने के बाद भी, तो हम लोग उसको रेजिस्टेंस बॉडी बोलते हैं। तो ये हम लोग समझ गए क्या भाई, बॉडी का नेचर। ठीक है, एक और चीज़ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मज़े से बनाएंगे। क्या समझना है भाई, समझना ये है स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, क्या ज़्यादा समझना है, कब से तो मैं एक ही बात बता रहा हूँ, स्ट्रेस इज नोन एज द इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। यही तो बात मैं कल से बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या समझना है, इतना छोटा फॉर्मूला है, इसमें क्या समझने वाली बात है भाई, बात समझने वाली, क्या समझने वाली बात है, आओ देखते हैं। मैंने बोला कि ये मेरे पास एक बॉडी था, ठीक है, इस बॉडी कॉलम है, कॉलम में मैंने इधर से P लगा दिया और इधर से P लगा दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ से PP लगा दिया तो टेंसाइल नेचर लग गया। ठीक है, अब टेंसाइल फोर्स लगाने के कारण ये बॉडी क्या कर रहा होगा, कोई डिफॉर्मेशन शो करेगा। क्यों, क्योंकि सोम पढ़ने में, सोम के अंदर डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करते हैं, रिजिड बॉडी के बारे में नहीं करते हैं। तब ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, अगर P है, मैंने लोड लगाया तो कोई डिफॉर्मेशन शो किया होगा। डिफॉर्मेशन के बाद बॉडी कुछ ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा भाई, थोड़ा सा पतला हो जाएगा और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है भाई, शेप एंड साइज में चेंज हो गया, पतला हो गया और थोड़ा सा लंबा हो गया। भाई ये तो बात सही है, सही मैंने बोला। तो डिफॉर्मेबल होने के बाद इतना आ गया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ दूसरा था, ये था, अब यहाँ पे कोई चेंज होके A1 आ गया। क्यों भाई, ये थोड़ा सा पतला हो गया, ये मोटा था, घींचा, शेप एंड साइज चेंज हो गया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया। ये तो बात सही है भाई, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू P बाई A है, यानी इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। रजिस्टिव फोर्स इंटरनल का वहीं रह गया, बट एरिया मेरा चेंज हो गया। ये तो बात सही बात हो गया भाई, लेकिन यहाँ पे एरिया कौन सा एरिया है, ये बात सही है, यहाँ पे एरिया कौन सा है, इसी बात को हमको समझना है। यहीं पे खेल आता है और यहीं से स्टार्ट होता है। दो तरह का स्ट्रेस, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक होता है ट्रू स्ट्रेस। क्या होता है भाई, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस। थोड़ा सा इसी में और गंदा बनाते हैं। एक होता है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, ES इंजीनियरिंग स्ट्रेस। एक होता है ट्रू स्ट्रेस, उसको TS लिख देते हैं यहाँ पे, स्पेलिंग गलत हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहे हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग का स्पेलिंग मेरे को नहीं आता है। एक हो गया ट्रू स्ट्रेस, ठीक है। अब आते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस को समझने। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या बोलता है भाई, तुम इनिशियल एरिया रखो, जो पहले इनिशियल था, जो पहले बॉडी लिया था जिस पर तुमको खेलना है, लोड हटाने लगाने वाला, उसको
उसका तुम इनिशियल एरिया लो। अगर इनिशियल एरिया लेते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अगर तुम हर इंस्टेंट का एरिया लो, क्योंकि जब डिफॉर्म हो रहा होगा तो कभी इतना मोटा था, हल्का कम हल्का कम हल्का कम हुआ होगा, यानी एरिया थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे एरिया चेंज हो रहा। अगर तुमको हर इंस्टेंट का एरिया लेकर, हर इंस्टेंट का लोड लेकर अगर तुम स्ट्रेस निकालो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रू स्ट्रेस। वो सच्चा स्ट्रेस है भाई, हर एक पॉइंट को मैंने निकाला। क्या बात कर रहे भाई, ऐसा कर सकते हो? हर एक इंस्टेंट का एरिया कैलकुलेट करो। मैंने खींचा थोड़ा सा लोड लगा के, हो सकता है बीच 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 में हल्का हल्का कम हो रहा है, भाई कितना निकालूंगा, मैं मर जाऊंगा करते करते। मैं उसका मुद्दा बताऊंगा, मैं बताऊंगा उसको कैसे सोल्व करना है। इसी में थोड़ा सा गंद मचाते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन इनिशियल एरिया। के क्या है ये, ए इनिशियल एरिया। जबकि ट्रू स्ट्रेस क्या बोलता है, ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, ए आई। इंस्टेंटेनियस स्मॉल ए से लिख देते हैं। स्मॉल ए क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस एरिया। हर एक इंस्टेंट का आप एरिया देखो। ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्या बात है भाई। कैसे मैं पता करूंगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस? इंजीनियरिंग स्ट्रेस तो भाई इनिशियल एरिया से हो जाएगा, लेकिन ट्रू स्ट्रेस में मैं एरिया यहां से कहां से लाऊंगा? हमको नहीं लाना है भाई, जो करने वाला था वो सारा कुछ करके दे दिया, सिर्फ हमको पढ़ने के लिए। वो करके बताया, क्या बताया कि भाई जो ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी है, सिग्मा टी मतलब ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस का रिलेशन भी होता है किसके साथ, इंजीनियरिंग स्ट्रेस के साथ। क्या रिलेशन होता है भाई, इन ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्या बात कर रहे हो भाई, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, ये है इंजीनियरिंग स्ट्रेस। सही बात है भाई, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो मैं निकाल लूंगा। अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकाल गया तो मैं तो ट्रू स्ट्रेस ऐसे निकाल लिया। हाँ, तो हमको हर इंस्टेंट का एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, एक फार्मूला है ना, इससे निकल जाएगा। अब आते हैं दूसरा, क्या बात करना भी मेरे को, इंजीनियरिंग स्ट्रेन आया तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस आया तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी होता है, वो मैंने लिख दिया। तो उसी तरह से ट्रू स्ट्रेन भी तो होता होगा। ट्रू स्ट्रेन कैसे, इसका मतलब मैं नहीं समझा भाई। ट्रू स्ट्रेन कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैं जब पहले बोल रहा था जो स्ट्रेन का फॉर्मूला जो बोला था वो रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन बोला था। मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेन को मैंने इस तरह से बोला था, डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन रिलेटिव शेप एंड साइज, उसी को हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। जब उसका लेंथ जो इनिशियल है उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को नहीं निकालना है, हर एक इंस्टेंट का कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू अभी कितना है। कहने का मतलब मैं समझा नहीं भाई। मैं बोल रहा हूं कि अगर इसका लेंथ एल है, ठीक है, एल से डेल्टा एल लेंथ में चेंज आया, लेकिन इन बिटवीन ये जो इनिशियल लेंथ था वो कभी L1 आया होगा, कभी L2 आया होगा, कभी L3 आया होगा, तब जाके फाइनली Ln आया होगा, Ln आया होगा। तो हर एक इंस्टेंट का आपको इनिशियल लेंथ लेना है और चेंज लेना है पहले के रिस्पेक्ट में। ये भी तो भाई बहुत पंगा है। कैसे मैं निकालूंगा ट्रू स्ट्रेन? तो ट्रू स्ट्रेन निकालने के लिए इसी तरह से रिलेशन दिया गया है। क्या दिया हुआ है, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू Ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये जो दो फार्मूला है ये आपको ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच का रिलेशन बताता है। ये तो क्लियर हो गया भाई, यहाँ से मेरे को समझ में आ गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस। लेकिन ये जो कर्व मैं बनाऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, वो किसके लिए बनाऊंगा? तब यहीं से बात आता है भाई, मेरे को जो इंजीनियरिंग जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व जो ड्रॉ करना है वो दोनों के लिए करना है। किसके किसके लिए करना है भाई? एक करना है मेरे को इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में, और एक ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में। अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना। मेरे को उम्मीद है आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस समझ में आ गया होगा, रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। क्या करने मुद्दे पे भाई? कर्व ड्रॉ करने के लिए। मैं तो गंद मचा दिया।
अब हम लोग आते हैं समझने क्या भाई, कर्व ड्रॉ करने सीधे। जो भी बेसिक जानकारी था वो मेरे को मिल गया। सबसे पहला हम लोग बनाएंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में कर्व। आपको हुक्स लॉ मैंने बताया था। हुक्स लॉ क्या बोला था भाई, सिग्मा इक्वल टू दैट इज स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई विथ इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट ई, ये मैंने बताया था। ठीक है भाई, मैं जो स्ट्रेस है उसको मैं किस पे लेता हूँ, वाई एक्सिस पे, और जो स्ट्रेन है उसको हम लोग किस एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। तो ये जो वाई एक्सिस पे अगर ले लिया सिग्मा और इसको ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो ये जो मेरा स्ट्रेन को मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो इलास्टिक कांस्टेंट मेरा एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब y इक्वल टू एम एक्स, मतलब जो इलास्टिक कांस्टेंट ई है वो एक स्लोप की तरह काम करेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स कर्व मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा किसके लिए, इंजीनियरिंग और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाने के लिए। बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाने के लिए y इक्वल टू एम एक्स कर्व का मेरे को यूज करना पड़ेगा। y इक्वल टू एम एक्स कर्व क्या है, एक लाइन है भाई, एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है, एम है। ठीक है भाई, ये तो बात सही है। y इक्वल टू एम एक्स मतलब हमको एक लाइन बनाना है जिसका स्लोप क्या है, स्लोप जो है वो e है और वो ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ लाइन है। ठीक है भाई, मैंने ड्रॉ करना किया स्टार्ट, ये लो बन गया क्या, नहीं बना भाई, क्या बात कर रहे हो। अभी तो तूने बताया एक लाइन बनेगा जिसका स्लोप एम होगा। चल मैं बता दिया इसका स्लोप एम हो गया। अब क्या तेरे को दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है भाई ये तो बता। दिक्कत ये है कि जिस कर्व को मैंने लिया था वो क्या था, हुक्स लॉ का इक्वेशन था, और मैंने हुक्स लॉ में ये कितने बार एकदम पूरा जोर लगा कर बोला था, ये जो वैलिड है सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड है। क्या बात करते हो, इसके बाद भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, इतना ही रखते हैं ना, तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इतना रखते हैं। यहाँ तक ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक 0। ठीक है, ये इस पोजीशन को मैंने बोलता ए। ये क्या हो गया भाई, इस लाइन जो इस पॉइंट तक जो मैंने कर्व बनाया वो सही है, लेकिन इसका जो कर्व है इस पॉइंट को हम लोग बोले हैं ये कब तक वैलिड है भाई, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड है। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। पहले इसका नाम देते हैं, ए है, ए क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, सब लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक जो बॉडीज होता है वो क्या शो करता है, इलास्टिसिटी शो करता है। क्या बात कर रहे हो, यहाँ तक सही बात है। मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो कि इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो। भाई इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स को भूल जाते हैं। इतना बना लिया ना, अब इंजीनियरिंग पे आते हैं, समझते हैं बात को। मैंने एक लोड लिया था, लोड पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया था, उस पर मैंने लोड लगाना स्टार्ट किया। लोड लगाते गए, लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते गए। कितना बढ़ाओगे, रुक जाओ। मतलब कुछ एक्सटेंट तक लोड का वैल्यू बढ़ाएं, और नीचे एरिया था किसके लिए, स्ट्रेस के लिए। तो लोड का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखो भाई, जैसे जैसे मैंने लोड बढ़ाते, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। तो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है मतलब लोड बढ़ाते जा रहे थे तो स्ट्रेस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है ना, इधर से देखो ये जो कर्व जा रहा है, ये कर्व क्या बता रहा है, स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर स्ट्रेस बढ़ रहा होगा तो हुक्स लॉ के अनुसार क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो मतलब अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। स्ट्रेस बढ़ रहा होगा तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा होगा। तो कहने का मतलब स्ट्रेन भी मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ तक सही है। लेकिन कुछ देर के बाद बॉडी का जो मैंने नेचर बताया था वो इलास्टिसिटी शो करते रहता है। अगर डिफॉर्म होगा तो कुछ एक्सटेंट तक वो इलास्टिक शो करेगा। तो ठीक है, क्या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही इलास्टिक शो करेगा? नहीं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से भी आगे जाता है इलास्टिसिटी लिमिट। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, लिनियर ही हल्का कर्व रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है पॉइंट बी। पॉइंट बी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी दिख रहा है कि नहीं, मान लो यहाँ पे बी लिखा हुआ है। बी जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से आगे बढ़ के इलास्टिक लिमिट। ए क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। बी क्या है,
इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गया। इलास्टिक के बाद बॉडी क्या करना शुरू किया, प्लास्टिक परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं एक यूनिवर्सल बॉडी के बारे में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ जो इलास्टिक प्लस प्लास्टिक दोनों शो कर रहा है। अगर इलास्टिक प्लास्टिक दोनों के लिए बना दे मतलब केवल इलास्टिक और केवल प्लास्टिक दोनों वाला का भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। बी मेरा क्या है, ये बी मेरा जो है वो इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट तक पहुँच गया मेरा कर्व। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, बॉडी प्लास्टिक शो करने लगेगा। बॉडी प्लास्टिक शो करने का मतलब जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगा है। कुछ दूर तक गए, मेरे को यहाँ से कर्व इस तरह से दिखा, यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इस तरह से बनेगा कर्व। अगर बनाए मैंने, अगर आगे बढ़ते गए तो लिनियरिटी खत्म हो गया। लिनियरिटी खत्म होकर क्या हो गया, बॉडी इस तरह से, ये सब इलास्टिक लिमिट था। बी जो पॉइंट था वो इलास्टिक पॉइंट है। इलास्टिक पॉइंट से आगे कर्व इस तरह से बढ़ा और मेरे को देखने को मिलेगा, अगर हम एक्चुअली में जाकर अगर मशीन पर लगाकर एनालिसिस करेंगे और एक डाटा लगा कर हर एरिया पर अगर कर्व ड्रॉ करेंगे तो मेरे को कर्व दिखेगा कि यहाँ से इस तरह से गया और इसके बाद थोड़ा सा डाउन आएगा, फिर उसके बाद लीनियर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, ये सब क्या बना दिया साला, भी समझाओ भाई ये है क्या। ठीक है समझाता हूँ, मिटाने दो तो पहले, मैं मिटा लिया, आ जा, समझते हैं। यहाँ तक आ गया मैं बोला अगर तुम करोगे मशीन पे तो तुमको ये देखेगा, बस समझा तो भी कम से कम समझ आए, फील तो आए मेरे को। मैं तो मशीन पर नहीं देखूंगा, मैं दिखाऊंगा वीडियो में। पहले ये समझते हैं एक अपना थ्योरी के वे में किस तरह से काम करा। क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल में इस तरह का जो फाइबर बने होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मान लो ये सॉलिड बॉडी था, उसमें इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ होंगे, ठीक है। पूरा मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, इस तरह से फाइबर बने होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से फाइबर बने होंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम की तरह इस तरह से बने होंगे, ठीक है। जब मैं इसको लोड लगाकर खींच रहा था तो फाइबर क्या हो रहे होंगे, ये इस तरह से थे ना, वर्टिकल हल्का इस तरह से बेंड हो रहे होंगे, खिंचा रहे होंगे एक दूसरे से। ये इधर खिंचा रहा होगा, वो इधर खिंचा रहा होगा, ये इधर ये उधर, मतलब इस तरह से था। लोड लगा हुआ है तो एक इधर खिंचा रहा है, एक इधर खिंचा रहा है, दोनों मुड़ रहे हैं, दोनों मुड़ रहे हैं। अब भाई मुड़ेंगे तो कहीं तो कभी का ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से ये लोग अब दूसरे से अलग उठने लगेंगे। कहने का मतलब कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो फाइबर है ये इस तरह से अपना शेप चेंज करके इधर आ जाए, थोड़ा सा इस तरह से करने लगे। समझना बात को भाई, कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, इस तरह से मुड़े। जब इधर से टिल्ट होने लगेगा तो वो क्या हो, डिफॉर्मेशन हो करना रहा होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब बी के बाद आगे बढ़ने लगा केस, बी के बाद आगे लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो कभी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, टूट के स्लिप कर जाएगा। स्लिप करने के बाद ये उठेगा और फिर इसके पास आ जाके अटैच हो जाएगा और ये हटेगा, यहाँ वाला यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ये वाला अपना पोजीशन खो देगा, ये वाला इसका पोजीशन यहाँ आ जाएगा और इसका पोजीशन यहाँ आ जाएगा और ये इसका पोजीशन कहीं आगे चला गया होगा। मतलब अपना पोजीशन शिफ्ट कर दिया होगा। लेकिन जब शिफ्ट कर रहा होगा उस समय जो लोड लग रहा होगा उसको क्या आसानी लगा, क्योंकि जब टूटा कोई भी चीज़ एक अपना लेयर छोड़ के दूसरे लेयर पे जा रहा, उस समय हमको लोड लगाने का जरूरत नहीं है, हल्का लोड पे भी सारा काम हो रहा होगा। कहने का मतलब क्या है, जब तक मजबूती है तब तक है। जैसे मतलब मजबूती टूटा, हल्का सा मेरे को थोड़ा सा झटका टाइप्स का रिलीफ मिलेगा, लगेगा कोई लोड ही नहीं लग रहा। वही सिचुएशन यहाँ पे आया कि लोड लगाते लगाते लेके गए, कुछ समय के बाद पता अचानक से लोड का वैल्यू कम हो गया, लोड का वैल्यू कम लगा। लोड का वैल्यू मतलब क्या है, जो लोड लगाए हैं अंदर में रेजिस्टिव फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, सडन ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्लिप कर गया। क्रिस्टल लेक्चर है अपना स्लिप शो करने लगा, ठीक है। स्लिप हो गया, एक अपना जो अपना पोजीशन से स्लिप करके दूसरे के पोजीशन पे जा रहा है, तो उस समय मेरे को थोड़ा सा कम लोड लगाना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कम हो गया होगा, अगर फोर्स कम हो गया होगा तो स्ट्रेस क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। इसलिए मेरा स्ट्रक्चर यहाँ से हल्का डाउन आता है, ठीक है। हल्का डाउन आने के बाद फिर से उसी तरह से कुछ दूर तक, कुछ देर तक फिर से वही पोजीशन आ गया होगा, फिर उसी तरह से स्ट्रक्चर बन गया। फिर मेरे को लोड लगाना है, फिर आगे बढ़ते गए, लोड लगाते गए, बढ़ते गए, फिर मेरे को एक ऐसा पोजीशन दिखेगा, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा एक। तो फिर मिलेगा कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार स्लिप करके दूसरे पोजीशन में चल गया, मतलब फिर से अपना स्ट्रक्चर में आ गया है वो, फिर अपना स्ट्रक्चर में आ गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो कर चुका है, फिर अपना स्ट्रक्चर में आ चुका है, डिफॉर्मेशन शो करके अगर इतना लेंथ था इतना में आ गया, लेकिन फिर उसी तरह से अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर सब चीज़ स्टेबल हो गया।
फिर से मैंने उसी अमाउंट में अभी लोड लगाया जा रहा हूँ, तो मतलब फिर से वो कोशिश करेगा सेकंड स्लिप मारने के लिए। लेकिन जैसे ही सेकंड स्लिप मारेगा तो स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ जाएगा। स्लिप कराना है भाई, मेरे को जोड़ लगाना पड़ेगा ताकि स्लिप करे। तो मैं जोड़ लगाया, पूरा जोड़ लगाया, इस तरह से फिर बना। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से वो जो स्लिप करना जैसे स्टार्ट किया होगा वो फिर से डाउन कर्व बनेगा। डाउन कर्व बनने के बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पे उसका परमानेंट वो मटेरियल टूट जाए, परमानेंट वो मटेरियल टूट जाए। जो कि हम लोग यूटीएम में अपने कॉलेज में देखे होंगे कि यूटीएम में होता है, डिफॉर्मेशन शो करता है, डिफॉर्मेशन शो करता है, सडन के बाद वो टूट जाता है। तो वही हालत होगा यहाँ पे, कुछ देर के बाद यहाँ पे वो टूट जाएगा। ठीक है भाई, टूट जाएगा, वो समझ गए। ये क्या है, कर्व है। कब? इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का हर एक एरिया को मैंने कांस्टेंट मान के चला है। एरिया में मैं कोई चेंजिंग नहीं माना है, हमेशा एरिया को कांस्टेंट मान के चला है। ठीक है, इनिशियल एरिया माना हूँ। अब क्या हुआ, अब आते हैं बात को समझने। ये सब पॉइंट का भी अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट। नीचे को क्या बोलते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। डी को क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। यील्डिंग होने लगा, ठीक है, मटेरियल का यील्डिंग होने लगा है। ठीक है, अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ से मटेरियल इस तरह से आया। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, ये जो पोजीशन है डी, ई और एफ, ई एफ को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, ये क्या हुआ, स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद ये आया नैकिंग रीजन। इसको बोलते हैं एफ से जी तक, एफ से जी तक इसको बोलते हैं क्या, नैकिंग रीजन। नैकिंग होने लगेगा, गर्दन बनने लगेगा। जब आप देखेंगे यूटीएम पे, तो जब खींचा जाता है तो देखेंगे एकदम कहीं ना कहीं एक ऐसा पोजीशन मटेरियल में देखने को मिलेगा जहाँ पे पतला हो जाएगा, वो एकदम पतला हो जाएगा, मतलब नेक का फॉर्मेशन, गर्दन का फॉर्मेशन होने लगेगा। उसको बोलते हैं नैकिंग रीजन। एफ से जी तक नैकिंग रीजन का फॉर्मेशन होता है, और जी में लास्ट में फ्रैक्चर हो जाता है। मटेरियल का क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट आया है। पहला पॉइंट आया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ए को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी को इलास्टिक लिमिट, सी को अपर यील्ड पॉइंट, डी को लोअर यील्ड पॉइंट, ई को हम लोग बोलते हैं, ई से एफ जो रीजन है उसको स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं, एफ से जी जो है उसको नैकिंग रीजन बोलते हैं, जी पे फ्रैक्चर आपको मटेरियल को दिखने को मिल जाएगा। ये क्या था भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं रियल बनाने के लिए किसका, ट्रू का। ट्रू के केस में क्या होगा, सेम हो रहा होगा, अप टू द इलास्टिक लिमिट। मटेरियल इलास्टिक है, ठीक है, अप टू द इलास्टिक लिमिट। अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस दोनों का अगर वैल्यू निकालेगा, अप टू द इलास्टिक लिमिट आपको सेम मिलेगा, अप टू द इलास्टिक लिमिट सेम मिलेगा। लेकिन प्लास्टिक रीजन में इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आने लगता है। क्या बात कर रहे हो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं दूसरा मार्कर यूज करूं तो 0 से लेकर अगर मैं ट्रू स्ट्रेस बनाना स्टार्ट करता हूं रेड पेन से, ठीक है, ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच में कर्व, तो यहाँ पे मेरे को अप टू द इलास्टिक लिमिट मेरा मतलब बी पॉइंट तक तो मेरा कर्व सेम रहेगा। बी के पॉइंट के बाद क्या होगा, इस तरह से वो उसका कर्व बनेगा। ये क्या बना दिए भाई, इस तरह से कर्व बनेगा, समझा नहीं, कैसे ये हो गया, हो गया भाई। क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लोड बढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेस को देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोड बढ़ाए जा रहा हूँ, मतलब पी का वैल्यू क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिखने दो भाई, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। कहने का मतलब मैं बोल रहा हूँ लोड बढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है, लोड बढ़ा रहे हैं, लेकिन एरिया भी तो कम हो रहा है। ये तो ट्रू के केस में एरिया कम हो रहा है, अगर लोड बढ़ रहा है एरिया भी कम हो रहा है, तो मतलब स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो रहा है, काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू द इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इंजीनियरिंग स्ट्रेस में ये को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट है, जो पहला है वही है, खाली लोड बढ़ रहा है। लेकिन इसके केस में, ट्रू स्ट्रेस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे एरिया घट रहा है। जब एरिया जब घटेगा तो पी भी बढ़ रहा है, एरिया घट रहा है, तो मतलब स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। जब काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा तो जो यहाँ पे सडन कम देखने को मिलेगा वो सडन कम नहीं देखने को मिलेगा। ट्रू के केस में क्या होगा, वो लीनियर टाइप का शो करेगा, मतलब कॉन्स्टेंट टाइप का शो करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बढ़ने का स्टार्ट करेगा, इस तरह से ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर जाके यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। समझ गए भाई, यहाँ पे डाउन क्यों नहीं ये हुआ, डाउन
इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या मान के चल रहे थे कि मेरा एरिया जो है कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअली में एरिया ट्रू के केस में क्या है, कांस्टेंट नहीं है। जब एरिया कांस्टेंट नहीं है, एरिया भी अपना मैग्नीट्यूड घट के स्ट्रेस का वैल्यू में डोमिनेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, लोड तो बढ़ा ही रहा है, तो दोनों मिलकर काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। जबकि इसके केस में मैं मान के चलता हूँ कि वो लोड बढ़ा रहा है, एरिया क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बात रहा इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेस का कहानी। होप आप समझ गए होंगे। वहाँ पे जाकर वो फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इसका ट्रू स्ट्रेस का एनालिसिस नहीं है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ही एनालिसिस ज़्यादा मेरे को करना था। आपको सारा पॉइंट भी मैंने बता दिया, आप इसको लिख लीजिएगा। ए क्या है, इलास्टिक लिमिट है, बी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, से अपर यील्ड पॉइंट, डी लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग, एफ से जी जो होता है नेकिंग रीजन हो जाता है, जी के बाद फ्रैक्चर हो जाता है। ये था इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। अब आते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या भाई, अगला टॉपिक हम लोग का है हुक्स लॉ का डिटेल एनालिसिस। क्या करेंगे भाई डिटेल एनालिसिस में, आइए देखते हैं हुक्स लॉ के। आइए हम लोग अब डिटेल एनालिसिस करते हैं हुक्स लॉ का। हुक्स लॉ क्या बोले थे भाई, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अंडर अ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और उसके बाद हमारे पास एक आया था फॉर्मूला हुक्स लॉ से, वो क्या आया था, सिग्मा इज इक्वल टू इलास्टिक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ये मेरे को आया था फॉर्मूला किससे, हुक्स लॉ से, ठीक है। ठीक है भाई, ये हुक्स लॉ से फॉर्मूला आया था। लेकिन मेरे दोस्त ये जो स्ट्रेस है वो कैसा स्ट्रेस है, कैसा स्ट्रेस है भाई, स्ट्रेस तो इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यही जानते हैं। ठीक है, इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस, लेकिन इंटरनल रजिस्टिव फोर्स जो है वो किस नेचर का है, वहीं से हम लोग डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेस का नेचर कैसा है। समझा नहीं, मतलब आयो समझते हैं। ये मेरा बॉडी है, बॉडी पे मैंने लगाया एक्सियल लोड, P1 जो है वो कैसा है, एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस। अब एक्सियल स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ हुक्स लॉ में। ठीक है भाई, अगर मैं इसी बॉडी पर P2 लगाऊं फोर्स, जो कि P2 किस नेचर का है, शियर नेचर का है। कैसा शियर नेचर का भाई, तो P2 जो लोड लगा है वो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगा है, इसलिए वो क्या है, शियर नेचर का। जब शियर नेचर का है तो ये जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या होगा, तो शियर स्ट्रेस होगा। क्या होगा भाई, शियर स्ट्रेस। क्या होगा, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, तो टाउ से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो शियर स्ट्रेस समझ गए, ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस समझ गए। तो यहाँ पे अगर मैं शियर स्ट्रेस रखूंगा कि एक्सियल स्ट्रेस रखूंगा, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ लोड पे। शियर स्ट्रेस रहेगा तो इसमें क्या चेंजिंग होगा भाई, तो इसमें यही चेंजिंग होगा कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेन होगा, और यहाँ पे उसका कांस्टेंट होगा, शियर स्ट्रेन का कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेस होगा तो एक्सियल स्ट्रेस होगा, एक्सियल स्ट्रेन होगा, एक्सियल स्ट्रेस का जो कांस्टेंट का जो हम लोग नाम देते हैं वो हो गया, और इसमें क्या चेंज होगा, ठीक है, ये बात है, हाँ यही बात है। तो एक तो मतलब अभी हम लोग समझ गए शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेन भी होता है, शियर स्ट्रेन को हम लोग डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे अभी बाद में। अभी थोड़ा सा हम लोग एक्सियल स्ट्रेस पे ही अपने आप को अभी रखते हैं, खाली जानने के लिए जान गए कि शियर स्ट्रेस भी होता है। अगर शियर स्ट्रेस होगा तो हम लोग शियर स्ट्रेन का यूज करेंगे, और उसका जो कॉन्स्टेंट होगा उसका यूज करेंगे। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि अगर एक्सियल स्ट्रेस है तो उसमें कौन सा स्ट्रेन है, उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, और उसमें जो कॉन्स्टेंट है उसको क्या नाम देते हैं, उसको किस तरह से करते हैं। तो ये जो मैंने हुक्स लॉ का जो फॉर्मूला लिखा है वो ये मान कर लिखा है कि जो फोर्स लग रहा है वो एक्सियल स्ट्रेस है, और जो स्ट्रेन है वो एक्सियल स्ट्रेन है, और जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो क्या है, यंग मॉड्यूलस। उसको अगर जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है एक्सियल लोड के केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग मॉड्यूलस। तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। ये क्या है भाई, एक्सियल स्ट्रेस। ये क्या है, एक्सियल स्ट्रेस है, और ये जो है ये किसका सिंबल है, एक्सियल स्ट्रेन का। किसका है, एक्सियल स्ट्रेन का सिंबल है, ठीक है, एक्सियल स्ट्रेन का सिंबल है। समझ गए, शेयर वाले को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब मेरे को पता है कि स्ट्रेस का भी फार्मूला क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का भी फॉर्मूला पता है डेल्टा एल बाई एल। मतलब चेंज इन डेल्टा एल बाई एल नहीं होता है, चेंज इन डायमेंशन
ओवर रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन। स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला बनता है, रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन। तब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूले के थोड़ा सा और ज़्यादा इसको तोड़कर एक फॉर्मूला लिखते हैं। वो किस तरह का फॉर्मूला बनता है, क्या बनेगा भाई, इसको और ज़्यादा डिटेल में मतलब इसको P/A लिख देंगे, स्ट्रेस को P/A लिख देंगे। जो E है वो इलास्टिक कांस्टेंट है, उसको इसी तरह से लिखेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट। यहाँ पे यंग मॉड्यूलस हो जाएगा। जो स्ट्रेन होता है वो डेल्टा L/L, क्योंकि यहाँ पे जो लोड लगा है वो टेंसाइल लोड है, तो टेंसाइल मतलब एक्सियल नॉर्मल लोड है, तो डेल्टा L/L जो होगा वो मेरा स्ट्रेन होगा। क्या बात कर रहे हो, डेल्टा L/L स्ट्रेन है। यहाँ P/A है, P/A = E × डेल्टा L/L। इसका क्या मतलब है, ये क्यों मैंने लिखा, इसलिए लिखा कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये मिल जाएगा कि भाई एक मेंबर है जिसमें इतना लोड लगा हुआ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, उसका इसका यंग मॉड्यूलस जो इतना है, चाहे इलास्टिक कांस्टेंट इतना है और उसका लेंथ इतना है, तो बताओ चेंज इन लेंथ कितना होगा। तो इसके लिए तो चेंज इन डेल्टा एल का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा एल का फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा एल का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, PL/AE, PL/AE। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला आ गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक हम लोगों ने 3 फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, एक ये, ठीक है, डेल्टा L/PLE, ये तो आपको पता ही है। अब स्ट्रेन का भी आपको पता है, डेल्टा L/L, ठीक है। अब एक चीज़ और जो हमको ध्यान रखना है भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ जो स्ट्रेन है वो क्या है, चेंज इन डायमेंशन, रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन। तो जब मैं तो आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या था कि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, चेंज इन डायमेंशन ओवर द इनिशियल डायमेंशन, चाहे रिलेटिव चेंज इन शेप और साइज, क्या बोलते थे, रिलेटिव चेंज इन शेप और साइज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अब बात यह है कि रिलेटिव चेंज इन शेप एंड साइज, तो ये हो सकता है कि जो मैंने लोड लगाया उसमें लेंथ में चेंज आए, हो सकता है कि उसके ब्रीथ में चेंज आए, उसमें हाइट में चेंज आए। तो उसी के बेसिस पे हम लोग स्ट्रेन को बोलते हैं कि स्ट्रेन जो होता है वो लेंथ में चेंज आएगा कि ब्रेथ में चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि जो स्ट्रेन होता है वो 2 तरह का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, एक लैटरल स्ट्रेन होता है। लोड के बेसिस पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो चेंज होगा वो किस में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द लोड होगा कि परपेंडिकुलर टू द लोड होगा, इसके बेसिस पे जो स्ट्रेन होता है लोड कैटेगरी में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलोंग द डायरेक्शन है कि along the direction of load change हो रहा है डायमेंशन कि परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। इसके बेसिस पर हम लोग स्ट्रेन को क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरी में, एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, क्या हो गया भाई, एक को बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। एक को होता है लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, एक को बोलेंगे क्या, लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का था अगर जो चेंज इन डायमेंशन अलोंग द अप्लाइड लोड हुआ, जैसे मैं इसमें मैंने इस तरह से पुश कर रहा हूं, तो अलोंग द डायरेक्शन अगर लेंथ, अलोंग द डायरेक्शन क्या डायमेंशन होगा, लेंथ, अगर लेंथ में चेंज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। अगर लेंथ के अलावा अगर इधर ब्रीथ या हाइट में चेंज आता है, ब्रीथ और हाइट किधर है, परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड के डायरेक्शन है, ठीक है, तब उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, जो चेंज इन विड्थ और चेंज इन हाइट में जो चेंज आएगा उसको क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेन। समझ गए बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो अलोंग द अप्लाइड लोड होगा, अब परपेंडिकुलर तो जो अप्लाइड लोड होगा चेंज इन डायमेंशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेन। अब आते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा L/L। इस केस के लिए अगर लैटरल स्ट्रेन का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो लैटरल स्ट्रेन क्या आ जाएगा, डेल्टा H/H और क्या, डेल्टा B/B, मतलब चेंज इन ब्रेथ अपॉन इनिशियल ब्रेथ और चेंज इन हाइट अपॉन इनिशियल हाइट। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को हम लोग बोलेंगे लैटरल, ठीक है, लैटरल। 1 मिनट। अब आते हैं इस चीज पे, क्या कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन में रिलेशन किस तरह से निकालेंगे। लैटरल स्ट्रेन डेल्टा L/L है, डेल्टा L/L मिल जाएगा तो क्या कोई रिलेशन है जिससे हमको लैटरल स्ट्रेन पता चल जाए, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता है तो लैटरल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, अगर एक पता है तो दूसरा कैसे निकालेंगे, चाहे लैटरल पता है तो लॉन्गिट्यूडनल कैसे निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल पता है तो लैटरल कैसे निकालेंगे, इस बात को समझना है। तो लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में जो रिलेशन
लाता है, जो उसमें समन्वय बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या बताता है, रिलेशन देता है किसमें, लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में। और पॉइजन रेशियो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, ठीक है। पॉइजन रेशियो किसको डिनोट करते हैं, म्यू से। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अब ये बात है, लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है। डेल्टा डी अपॉन डी, चाहे वो ब्रीथ में हो चाहे हाइट में हो, इसलिए डेल्टा डी अपॉन डी लिख देते हैं। और लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या बोलता है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। इसका क्या होता है, डेल्टा डी अपॉन डी। ये क्या आ गया, म्यू, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो। अब यहाँ से मेरे को लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बीच में रिलेशन पता चल गया। अगर कोई क्वेश्चन में ये बोले कि इस पे स्ट्रेस इतना लग रहा है, इसका इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू इतना है, तो उसका मेरे को लैटरल स्ट्रेन बताओ, तो हम लोग सीधे सीधे क्या निकालेंगे, पहले जो हुक्स लॉ है, हुक लॉ के फार्मूला से क्या निकालेंगे, हुक लॉ के फार्मूला से सबसे पहले हम लोग लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे। जो ये चीज़ है वो किसका है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का है। यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालने के बाद पॉइजन रेशियो का फार्मूला यूज करेंगे। पॉइजन रेशियो का फार्मूला यूज करके हम लोग लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे। यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकलेगा, पॉइजन रेशियो का फार्मूला यूज करके लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे ज़्यादा हमको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें ये बोल रहा है कि जो एक मेंबर है, मेंबर पे हम लोग 10 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे पॉइजन रेशियो का वैल्यू 0.2 दिया हो, म्यू इक्वल टू 0.2 दिया है। और यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू यानी यंग मॉडुलस का वैल्यू 100 GPa दिया है। और ये हमसे पूछ रहा है कि लैटरल स्ट्रेन बताओ, ठीक है भाई। निकालना क्या है, लैटरल स्ट्रेन। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि लैटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है उसको हम देखें, चाहे कि इस फॉर्मूला में लैटरल स्ट्रेन आता है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो म्यू इक्वल टू पॉइजन रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये होता है। म्यू यानी पॉइजन रेशियो का वैल्यू दिया है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पता नहीं है, तो लैटरल स्ट्रेन कैसे निकलेगा, प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या निकाले, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाले। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के लिए जाएंगे हम हुक्स लॉ के फार्मूला पे। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग में एक्सियल स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इलास्टिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे जो इसमें क्या क्या चाहिए भाई, इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू है क्या, हाँ इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू अवेलेबल है। स्ट्रेस का वैल्यू चाहिए, स्ट्रेस का वैल्यू है क्या, नहीं स्ट्रेस नहीं है, लेकिन स्ट्रेस निकाला जा सकता है कैसे, P और A दिया हुआ है, यानी अप्लाइड लोड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं स्ट्रेस कितना। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बनाते हैं स्ट्रेस इक्वल टू P/A, यानी 10 किलो न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, तो 10 × 10⁻³ और जो एरिया दिया है किसमें दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीटर स्क्वायर में। जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 × 10⁻⁴। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10 मेगापास्कल, या इसको और बोल सकते हैं 10 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना मेरा क्या आ गया, स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है भाई। स्ट्रेस का वैल्यू आ गया, ई का वैल्यू दिया है, यहाँ से हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पुट करते हैं स्ट्रेस का वैल्यू 10 × 10⁻⁶ इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना दिया, 100 GPa। 100 GPa मतलब 100 × 10⁹ GPa को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 100 × 10⁹, यानी 10⁹ से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का वैल्यू निकालते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 10⁻⁶ है, यहाँ 10⁻⁹ है, तो यहाँ क्या बचेगा, 10⁻³ बच जाएगा। और ये 10 है, 100 है, यहाँ से ये क्या कर देते हैं, तो लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू कितना आ गया, 1/10⁴, 1/10⁴, ठीक है। किसका वैल्यू आ गया,
मेरा स्ट्रेन का वैल्यू आ गया 1/10⁴, 1/10⁴ आ गया। अब इस चीज को लेटरल स्ट्रेन को वैल्यू को हम लोग किस में पुट करते हैं, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर क्या है, पोजीशन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये मेरे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ गया है। लेटरल स्ट्रेन फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू म्यू को वैल्यू कितना है 0.2 मल्टीप्लाई विथ 1/10⁴। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू। यही फाइंड आउट करना था। इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ाया वो काफ़ी सिंपल था, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, ठीक है। इसी तरह का सिंपल न्यूमेरिकल आएगा। तो ये लेटरल स्ट्रेन आ गया। ध्यान रखें स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन यूनिट नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल का यूनिट हो गया मीटर, एल का भी यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, तो यूनिटलेस होता है, इसको कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रेन का। अब आते हैं हम लोग ये तो मतलब इसी तरह का बेसिक न्यूमेरिकल होता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो भी आपको न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, समझते हैं डिफरेंस प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में। तो सबसे पहला बेसिक चीज़ जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक अगर हम फॉर्मूला के बेसिस पे अगर देखते हैं तो हमको लगता है कि दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। केवल अगर फॉर्मूला के बेसिस पे देखते हैं तभी मेरे को लगता है कि जो प्रेशर है और जो स्ट्रेस है दोनों सेम दिखता है, सिग्मा अपॉन ए, और उसमें भी सिग्मा अपॉन ए ही दिखता है, सॉरी सिग्मा अपॉन ए बोल रहे हैं। जो स्ट्रेस होता है वो पी अपॉन ए, प्रेशर को भी हम लोग पी अपॉन ए ही बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला के बेसिस पर नहीं बात करते हैं, दोनों का मतलब को समझना जरूरी है। हम स्ट्रेस में क्या बोलते हैं, हम लोग स्ट्रेस को बोलते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जबकि जब हम प्रेशर को बात करते हैं, जब प्रेशर का बात करते हैं तो प्रेशर का हम लोग बोलते हैं कि जो प्रेशर है वो क्या है, प्रेशर एक्सटर्नल लोड के कारण आता है, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड नॉर्मल टू द बॉडी। ये भी रखते हैं, अगर नॉर्मल फोर्स जो लगाया है पर यूनिट एरिया में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है वो मेरे को प्रेशर बताता है, ठीक है। तो बात को समझिए, एक तो पहला डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लिखूँ, हालांकि आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, लेकिन मैं एक एक को डील करते जा रहा हूँ, ठीक है। पहला डिफरेंस जो आएगा वो क्या है, इट इज ड्यू टू, पहला डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है, ए स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के कारण होता है, जबकि जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड के कारण होता है, ठीक है, पहल का नंबर। अब ये चीज़ सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है जो इजिली आप विजिबल हो सकता है हम लोग को। कभी आप देखे हैं कि जब टायर वगैरह होता है तो टायर वगैरह में जो अंदर में हवा भरा है उसका प्रेशर कितना है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लगाकर, प्रेशर गॉज लगाकर हम लोग मेजर कर लेते हैं। स्ट्रेस को मेजर नहीं किया जा सकता है, स्ट्रेस को हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, जो लोड अप्लाइड है पर यूनिट एरिया, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कभी प्रेशर का किसी गेज से मतलब स्ट्रेस को किसी गेज से नहीं नापा जा सकता है, जबकि प्रेशर को किसी गेज की मदद से नापा जा सकता है। आपको स्ट्रेस को हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी और जो उसमें स्ट्रेन आ रहा है उसके बिहाफ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चाहे तो लोड अप्लाइड है उस पर यूनिट एरिया से आपके बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल बातें हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर में क्या है, जो प्रेशर है वो क्या है, स्केलर। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि भाई जो प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, वो स्केलर है। जिसको डिफाइन करने में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के रिक्वायरमेंट हो तो वो वेक्टर होता है। अगर मेरा टायर में हवा भरा है तो टायर में कितना हवा भरा है उससे मतलब है, ये नहीं कि मतलब है कि टायर में किधर हवा भरा है। भाई टायर में चारों ओर से यूनिफॉर्म प्रेशर बना होगा, चारों ओर हवा भरा होगा, यूनिफॉर्म प्रेशर पूरा जनरेटेड है, तो मैग्नीट्यूड मेरे लिए सफिशिएंट है डिफाइन करने के लिए प्रेशर को, इसलिए प्रेशर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस क्या है, टेंसर क्वालिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। कहने का मतलब टेंसर का क्या मतलब है कि मतलब इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को जरूरत होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता, इसलिए हम लोग टेंसर क्वांटिटी में इसको रखते हैं। क्या है मतलब नहीं समझा कैसे। अगर मैं बात बोलूं कि यहाँ पे स्ट्रेस लगा हुआ है किसी भी बॉडी पे, ये मेरा बॉडी है, अगर इस पे स्ट्रेस डेवलप है तो किस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप है, कितना स्ट्रेस डेवलप है, दोनों मैटर करता है। इस लेयर पे स्ट्रेस डेवलप है कि इस लेयर पे डेवलप है कि इस लेयर पे डेवलप है कि किस लेयर पे ये डेवलप है,
कितना स्ट्रेस डेवलप है ये जानना जरूरी होता है। मतलब इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हर एक लेयर पर डिफरेंट होता है, इसलिए ये क्या है, यह टेंसर क्वांटिटी है, 2 डायमेंशनल टेंसर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेरी कर रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या है, ऑलरेडी इसमें हम बता दिया थर्ड डिफरेंस में क्या, कि जो प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर एक पॉइंट पे कहीं जाकर अगर मैं प्रेशर पूछूं तो प्रेशर क्या है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में है वो सेम है। किसी एक पॉइंट पे जाकर किसी भी डायरेक्शन में देखा जाए तो प्रेशर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, सेम होता है, जबकि स्ट्रेस के साथ नहीं होता। स्ट्रेस में किसी मान लीजिए इस एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, इस पॉइंट पे इस लेयर पे अगर मैं पूछूं कि कितना स्ट्रेस है तो कुछ और मैग्नीट्यूड आएगा, इस लेयर पे कितना है कुछ और मैग्नीट्यूड आएगा। अगर मैं लोड P अप्लाई कर देता हूं तो हर एक अलग अलग लेयर पे अलग अलग मैग्नीट्यूड आएगा स्ट्रेस का। ठीक है, तो वो क्या है, एक भी मतलब एक पॉइंट पे हर एक प्लेन में कि एक पॉइंट के हर एक प्लेन में वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करता है, जबकि प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये होगा मेरा फोर्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस क्या भाई, फिफ्थ डिफरेंस भी इसी के रिलेटेड है, क्या कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इसमें तो क्या था कि एक यूनिफॉर्म होता है, हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म होता है। अब जो फिफ्थ डिफरेंस हुआ, फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलता है कि जो प्रेशर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है उस बॉडी पे परपेंडिकुलर। मतलब एक पॉइंट के हमेशा जब भी किसी भी बॉडी पे लग रहा है, जैसे मैं इस तरह से एक बैलून है, बैलून में अगर हवा भर दिया जाए, हवा भरने का मतलब जो प्रेशर लग रहा होगा हमेशा क्या लगेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। लेकिन जबकि स्ट्रेस के केस में ऐसा हमेशा नहीं होता है कि स्ट्रेस हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस ही लगे, वो किसी भी प्लेन में लग सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, यहाँ पे इधर से किसी भी प्लेन में। जबकि ये जो प्रेशर होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही रहता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रहता है। ये 5 डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। ये जो मैंने अभी बताया कि हर एक प्लेन में स्ट्रेस डिफरेंट होता है, जबकि प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हर एक प्लेन में स्ट्रेस कैसे डिफरेंस होता है, ये जब हम लोग हर एक प्लेन के लिए स्ट्रेस का वैल्यू जब निकालेंगे अलग एंगल पे, तब उस समय आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट ये जान लीजिए कि हम हर एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन पे स्ट्रेस का वैल्यू डिफरेंट होता है, पर्टिकुलर एक अप्लाइड लोड से, अप्लाइड लोड के कारण होने वाला स्ट्रेस डेवलप जो हुआ है। ठीक है, तो ये इस लेक्चर का पूरा जो हुआ था, जो भी टॉपिक डिस्कस करने का सारा टॉपिक डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा अब सिनेरियो को कॉम्प्लेक्स करेंगे। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि अब हम लोग अलग अलग लोडिंग को समझेंगे, अलग अलग एक बॉडी पर लोड लगा है उसको एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कितना मैग्नीट्यूड उसका है, उस चीज़ को मतलब लोडिंग डायग्राम को समझेंगे, चाहे वो एक्सियल लोडिंग हो चाहे वो शियर लोडिंग हो। और 2 एक्स्ट्रा लोडिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेंडिंग और ट्विस्टिंग कपल था, जो मैंने स्किप किया था कि आपको बाद में बताऊंगा, वो चीज़ भी हम लोग कल के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए फटाफट, और जो भी रिस्पॉन्स है वो मेरे को भेजिए। थैंक यू वेरी मच।